बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहा जा रहा है कि 2025 तक जो है सबसे हाईएस्ट जो रेशो डेथ की होगी वो डिप्रेशन उसका मेजर काज होगा। और इस वक्त जो है पहले नंबर पर दिल की अमराज हैं जिसकी वजह से डेथ हो रही है, और दूसरे नंबर पर डिप्रेशन है। और इसके पीछे जो डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे कभी देखें तो जो खौफ और रंज जो है वो कार फरमा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फियर है क्या, इसकी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसकी डेफिनेशन क्या है और आम हालात में क्या है। तो पहले हम जो है ये बात करते हैं कि फियर बुनियादी तौर पर या खौफ जो है दुनिया में सबसे जो टॉप लेवल पर इंसान नाकामी का शिकार होता है उसमें जो कलीदी रोल है वो खौफ है। और खौफ बेसिकली जो है इसको हम मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक देखें कि जब इंसान के अंदर खौफ होता है वो इनडिसिसिव होता है, वो फैसले नहीं कर सकता और वो शक का शिकार होता है, डाउट का शिकार हो जाता है। तो पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि खौफ है क्या। खौफ बुनियादी तौर पर बेहिम्मती का नाम है, यानी आप इनिशिएटिव नहीं लेते, आप उसकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। एक तो ये, दूसरी ये हाइपर स्टेट ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी फुल एक्साइटमेंट पर होती है, बड़ी जो है धुआंधार किस्म की एक्साइटमेंट होती है नेगेटिव फॉर्म में, जैसे हाइपर स्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं। दूसरा जो है ये खौफ बेसिकली इमेजिनरी चीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक डेंजर और एक फियर। फियर बेसिकली इमेजिनरी चीज़ है और जो डेंजर है वो बेसिकली रियलिटी बेस्ड चीज़ है। ये जहन में रख लें कि जब इंसान फ्यूचर के बारे में या हालात के बारे में इमेजिनरी सोच में अपना बनाता है तो उसको हम खौफ कहते हैं। इसमें एंग्जाइटी भी होती है, इसमें वरीज भी होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में परेशानी जो है और तशवीश का जो एलिमेंट है इसमें बड़ा डोमिनेट होता है। अब ये जो इसकी अक़साम कितनी किस्म की हैं, जो हम खौफ को दो मेन कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। एक वो खौफ हैं जो नोन, जिनके काज हमें नोन है, और दूसरे वो हैं जो अननोन है, यानी वो खौफ जिनके बारे में हम जानते हैं और इनको मैनेज करना बड़ा आसान है, और अननोन जो खौफ है इनको मैनेज करना इनको बड़ा मुश्किल काम है। और ये अननोन खौफ किन लोगों में ज़्यादातर पाए जाते हैं? उन लोगों में ज़्यादा मिलेंगे जो मन चाही ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगियों के अंदर मुनाफकत बहुत होती है। मन आराजा अन ज़िक्र फ़इन्न लहू मईशतन ज़न का, जब अल्लाह से दूरी इख्तियार करता है इंसान तो फिर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अच्छा, बेसिकली जो ये जो है अननोन जो फियर है जिसका सबब मालूम नहीं, ये इन लोगों में पाई जाती है जो मन चाही ज़िंदगी गुजारते हैं और या मुनाफकत बेस उनकी ज़िंदगी होती है। तो कुरान में है मन आरादा अन ज़िक्र फ़इन्न लहू मईशतन ज़न का, जब हम इराज करते हैं अल्लाह की कुर्बत से दूर जाते हैं तो फिर वो उसमें एक और जगह शायद यक्षो नन्ना सा का खाशियत लो शिद्दा खाशियता, इतने डरते हैं जितने अल्लाह से डरना चाहिए उससे भी ज़्यादा डरते हैं। यानी इनके जो खौफ होता है ये उनको पता नहीं होता कि ये खौफ की सबब क्या है। और फिर जो एक और जगह है मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अनबिलीवेबल प्लांटेड एंड प्लान अल्लाह टू प्लान, द बेस्ट प्लानर इज अल्लाह, फा काफरत बिमिल्लाह फज़ा कहल्लहु लिबासल जुए वल खौफ बिमा कानू यसनाउन।
जब हम जो है वो कोई चीज़ ऐसी इख्तियार करते हैं तो फिर ये है ना कि हम खौफ के अंदर हमारी ज़िंदगी जो है वो मुब्तला हो जाती है। जब रब चाही ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर हो वा माकुम ऐ नमा कुन तुम, जहाँ कहीं मैं होता हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, आ गए पहलू में तो रात हो गई, चल दिए उठकर तो क़यामत हो गई, लाख झिड़को कहाँ भरता है दिल, अब तो मोहब्बत हो गई, अब तो मोहब्बत हो गई। जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ डेवलप हो जाता है तो फिर ये अननोन जो है फमन ताबिया खुदा या फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोज़ हू फॉलो माई गाइडेंस दे नीड नो फियर एंड वरी, जो अल्लाह की ज़ात पर गैर मुतज़लज़िल यकीन रखते हैं, ना उनको खौफ होता है ना उनको हुज़न होता है। तो बेसिकली जब रब चाही ज़िंदगी होगी तो उसके पीछे ये जो अननोन फियर्स है वो नहीं होगा। अच्छा, अब नोन जो है मैं उसका काज जानता हूं, और वो कौन कौन से काज हो सकती हैं जिस वजह से मुझे खौफ रहता है। एक तो है गुर्बत का, कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मुझसे पैसे ना चले जाएं, मैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरा पुरसान बुढ़ापे में कौन पुरसान हाल होगा, ये एक सबब है। दूसरी तनकीद का खौफ, अगर मैं ये ड्रेस अप हूँ तो लोग को तनकीद ना करें, ये मैं बोलूँ रोस्टम के ऊपर आके खड़ा होकर बोलूँ तो लोग तनकीद ना करें, या जो है मैं जो है कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो लोग तनकीद ना करें। यानी हर वक्त लोगों का खौफ उसको होता है, और उस तनकीद के खौफ से जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला रहता है। फिर है बीमारियों की, मुझे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, मतलब मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, जो अल्सर ना हो जाए, कोरोना जो है ये मुझ पर अटैक ना कर दे। अब देखें कि बहुत से ऐसे भी वाक़यात जो है नज़र आए हैं कि माँ बाप को बच्चों ने बाप को जो है वो हॉस्पिटल में छोड़ दिया, और उनको जो खुदाई खिदमतगारों ने उठाकर उसको दफना दिया। जो है बच्चे जो है माँ बाप के करीब नहीं आए। ये मतलब है जिन लोगों ने उनके लिए इतनी खिदमतें की उनके जनाजे तक पढ़ने के लिए नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा जो उन्हें होने दो, अल्लाह मालिक है और हमारे वारसीन हैं, हम पहन के रहम हैं। उन्होंने खुद अपनी हाथों से उनको नहलाया, उनको खुद अपने हाथों से दफनाया। तो ये भी एक सबब है बीमारी का जो खौफ है उसकी वजह से। फिर है डेथ या मौत का इम्तिहान, खौफ कि आदमी जो है हर वक्त जो है खौफ जो है वो जहन में तारी रहता है, मैं मर जाऊंगा। और भाई जिन लोगों को ज़िंदगी में इकरा किताब का कफ़ा बिनफ्सिकल जौमा अलैका असीबा, जो भी उसको है, जो मैं देखता हूँ, जो करता हूँ, जो सुनता हूँ, जो करवाता हूँ, उसके बारे में मुहतात रहता है, तो वो कोशिश करता है, उसको पता है कुल्ला यौमिन हुवा फी शअन, जो है वो जो हर आदमी ने मरना है, किसी ने इस दुनिया में रहना नहीं है। तो वो लाजमी बात है कि वो जो है इस हवाले से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो आगे इम्तिहान है। अच्छा, बात बच्चों में देखने में आया कि वो इम्तिहान जो है जब शुरू होता है तो इतने परेशान रहते हैं। एक तो ठीक है, वो तो जो एक तैयारी बिल्कुल नहीं की तो फिर तो परेशान होना जो है वो ठीक है, वो क्योंकि वो जो है वो खौफ नहीं है, वो बेसिकली वो डेंजरस कफियत है, क्योंकि डर है कि उसने की ही नहीं तैयारी तो इसलिए फेल होने का डर है। वो तो ठीक लगता है ना। बाकी जो है इम्तिहान की तैयारी के बावजूद भी बहुत से बच्चे जो हैं वो जो है मुब्तला होते हैं, मेरे नंबर काम आएंगे, मैं ये ना हो जाऊँ, माँ बाप मुझे तनकीद ना करें, ये करें। वो बेसिकली जो है इम्तिहान का खौफ होता है। ये भी बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट है आजकल के बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटल, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी आउटपुट, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जो है वो डाल रहा है। उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उसके एडवर्स इफेक्ट है। कौन सा है इतना, कौन सा मसला है? फेल हो गए तो क्या होगा, अगर नंबर थोड़े से कम आ गए तो क्या होगा? दुनिया के अंदर जो जिन लोगों ने एक्सीलेंस को पहुंचे हैं वो देखे मीडियाकरों ने दुनिया में एक्सीलेंस को पहुंचे हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाई नंबर
उठाने वालों को देख लो या कम नंबर उठाने वालों को देख लो, उन्होंने इतने कामयाब नहीं हुए जितने मीडियाकर। तो ये जो है ये भी सबब है। फिर बाद लोग जो है सोशल गैदरिंग में जाने से, शादी में जाने से कतराते हैं, बाजार में जाने से कतराते हैं, कारोबार करने से कतराते हैं। उनको ये खौफ होता है कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, ये उनको खौफ जो है इस तरह का जारी होता है। तो ये वो मेजर सबब हैं जो खौफ के हैं, जो हो सकते हैं। इसके अलावा और भी खौफों की मुख्तलिफ किस्में हैं। जो हाइट का खौफ है, जो है ऊंची जगहों पर लोग नहीं जा सकते। बंद जगहों का खौफ है कि वो बंद कमरों में रह नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो खुली फजाओं में जाने से कतराते हैं, उनको ये खौफ रहता है। किसी को जहाज में बैठने का खौफ है, किसी को रेल में बैठने का खौफ है, किसी को बाथरूम में जाने का खौफ है। मतलब इसकी बहुत सी अक़साम हैं जो खौफ की हमें नज़र आती हैं। मगर हम अब आते हैं कि इसके सबब क्या हैं, ये जो खौफ का सबब बनते हैं वो कौन से वेरिएबल्स हैं, वो कौन से असबाब हैं जिन वजह से लोग खौफज़दा रहते हैं। कि एक तो ये है कि कायनात का हुस्न ध्यानदारी में है, कायनात का हुस्न जो है दयानतदारी में है। खाइन लोग हमेशा खौफज़दा रहते हैं। जो भी खाइन होंगे वो ऑटोमेटिकली उन्होंने जो है वो खौफज़दा रहते हैं। एक ये है कि बचपन में तरबियत का फुकदान। बहुत से पेरेंट जो हैं अपनी औलादों को प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देते, उनके साथ प्रॉपर खेलते नहीं हैं। क्योंकि देखें जो टावरिंग पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी बनती हैं, उनमें देखें कि बचपन में पहले 6-7 साल माँ और बाप उनके साथ खेलते हैं, अगले 6-7 साल इंसानी और इखलाकी कदरें देते हैं, उनसे अगले 6-7 साल जो है उनको दोस्त बन जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियतें तश्कील पाती हैं, आपको मज़ा आ जाता है कि उनके साथ। जहाँ माँ बाप जो है वो प्रॉपर स्किल नहीं देते, कि बचपन में जो पेरेंट्स स्किल दे देते हैं उनको साथ घुमाते हैं। यानी मैंने जो तरतीब बताई है कि पहले 6-7 साल उनके साथ खेलें, अगले 6-7 साल उनको इंसानी और इखलाकी कदरें दें, अगले 6-7 साल उनके दोस्त बन जाएं, बड़ी मजबूत शख्सियतें, उनके यहाँ खौफ की जो है कोई मसला नहीं होगा। दूसरे, जो माँ बाप के दरमियान ज़हनी हमआहंगी का ना होना, लड़ाई झगड़ा करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। जो जिस घर के अंदर माँ बाप एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए हों, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम, जो बच्चों के अंदर जो है खौफ जो है पैदा हो जाता है और आगे लॉन्ग रन में उनकी ज़िंदगी को बड़ा बुरी तरह डैमेज करता है। तीसरा सबब जो है वो ज़हनी इंतशार, या इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जब आप में पैदा हो जाती है तो आपको जो 98% ख्यालात आएंगे उनमें झूठी दलीलें होंगी, उनमें सच्ची दलीलें नहीं होंगी। सिर्फ 2% जो लोग होंगे परसेंट उनमें सही दलील होगी, बाकी 98% उनके ख्यालात के अंदर झूठी दलीलें होंगी। अब वो कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है या ज़हनी इंतशार है जिसमें आपको देखने में एक है, नंबर 1 मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग या माइंड रीडिंग। आप दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, मसलन सास और जो है बहू जो है, या खामंद और बीवी बातें कर रही है, सास यहाँ बैठी सोच रही है कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। इसी तरह कोई दोस्त आपस में बातें करे, दूसरा फील कर रहा होता है कि मेरे कुछ उन्होंने तज़किरा नहीं किया होता, जिक्र नहीं किया होता। तो जब ये कैफियत पैदा होती है तो इनके वैसे ख्यालात में जो है नेगेटिविटी जो है 98% और झूठी दलीलें दे दे के अपने आप को करेंगे। दूसरी है जनरलाइजेशन, यानी अगर आप किसी शहर में गए तो आपकी किसी ने जेब काट ली या आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, उसने कहा पूरे लोग इस शहर के ऐसे हैं, या कोई जो है किसी के साथ कुछ हो गया तो उसने पूरे खानदान या पूरी कौम को उसने लेबल कर देता है। मतलब उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि उनकी ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर चेंज आ चुकी होती है और वो ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से उनके जो थॉट होते हैं उनमें झूठी दलीलें जो हैं वो पाई जाती हैं। फिर जो है ये अगले जो नेक्स्ट है वो है जो आपको नुकसान, हर चीज को ब्लैक एंड वाइट में देखना,
चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना, यानी हम चीज़ों को, यानी किसी की शादी पे गए, कोई एक आधी इवेंट गलत हो गया, पूरी शादी को कह दिया ये खराब है। या मिसाल के तौर पर किसी की महबूबा है तो महबूबा ने उसकी इंसल्ट कर दी तो उसे कोई परवाह नहीं हो, उसकी इतना खुश होगा। और बीवी ने अगर उसको कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो तो उसके ऊपर चीख पा हो जाएगा, लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। यानी हम जो है हर इंसान जो है वो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, बहुत से ग्रे कलर्स में हैं कि जो भी हम चीज़ों को देखें उनको ब्लैक एंड वाइट में ना देखें। और फिर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन ये है कि बाद दफ़ा हम जो है बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं और बाद छोटी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। सोने को तांबा बना देते हैं और तांबे को सोना बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जो है सास है, बेटी ने अगर पाकिस्तान की तरह ऐसे पराठा बना दिया, कहेगी बेटी कितना मेरी बेटी ने आला पराठा बनाया है, मैं मुंह में डाल रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं रूई के नवाले खा रही हूँ। और उस पर भी थी। अगर बहू ने वही गोल खूबसूरत पराठा बना, हाँ इतना अच्छा बना, तो कहेगी हाँ इसके है ठीक ही लग रहा है मगर कोने इसके कच्चे हैं। यानी एक को आप मैक्सिमाइज करते हो, दूसरे को डाउन करते हो। इसी तरह आर्बिट्री सिलेक्शंस होती है, मतलब की चीज़ को निकाल लेना पीछे और अगली चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप जो कोऑर्डिनेटिव डिस्टर्शन का शिकार हो जाती हो तो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली जो थॉट आते हैं वो जो है उसके अंदर झूठी दलीलें, इलॉजिकल दलीलें दे देकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई, और इसका हल क्या है, हल इसका क्या है और इस हल को कैसे हम जो है इन मसाइल से हल निकाल सकते हैं। पहला जो है कि हमें जो भी हमारा देखें, लिख ले मेरा कंफर्ट जोन कौन सा है और अनकंफर्ट जोन कौन सा है। अनकंफर्ट जोन को लिख लें कि जो मेरे लिए मेजर मसला है वो क्या है। मेजर मसला आपने कागज के ऊपर लिख लिया, फिर उस मसले को एक्सेप्ट कर लें और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। और भाई क्या होगा, मैक्सिमम अगर इम्तिहान में मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यानी अगर मैं ये ज़हन को पैगाम देने में हो गया तो क्या होगा, अब्बा नाराज होगा, लोग बात करेंगे, और भाई करेंगे तो बेशक करें। तो जब मैं इस तरह जब ये मैं सोचे कर लेता हूँ, मैं रोस्टम के ऊपर आया बात करने के लिए, टेबल के ऊपर लेक्चर देने के लिए, अच्छा लोगों की जी ऊटिंग होगी, बातें करेंगे, और भाई यही करेंगे ना। पहले उसको मैक्सिमम को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसको जो अपनी बेहतरी लाओ। ये एक तरीका है खौफ से निकलने का। दूसरी है एक्सपोजर थेरापी। एक्सपोजर थेरापी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है फ्लडिंग और दूसरी है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके ऊपर बेतहाशी वीडियो जो है वो अवेलेबल है। इसमें मसलन फ्लडिंग क्या है, मतलब मैं जो है वो डरता हूँ बाजार जाने से या लोगों के साथ मिलने से, उसको चाहिए कि वो चला जाए सीधा, जो होना है वो होना है। पानी में जाने से डरता हूं, ठीक है पानी में सीधा चला जाए। मसलन एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, फिर क्या पढ़े, ला हौला वला कुव्वता 7 दफ़ा पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 दफ़ा पढ़े, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, सीधा चला जाए। जो उसको खौफ है ना, जो रोस्टम का खौफ है, तकरीर करने का, लेक्चर देने का, इंटरव्यू देने का या बाजार जाने का, चला जाए, कुछ नहीं होगा। ये एक आजमा के देख लो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये है फ्लडिंग। दूसरा सिस्टमैटिक डिसेंट, किसी चीज़ के बारे में आप आस्ता आस्ता उसको जो है एक्सपोजर दें। मसलन पानी से मैं डरता हूँ, पहले फिल्म देखूँ, फिर जो है मैं हाथ उसमें डालूँ, फिर मैं पाँव डालूँ, फिर आस्ता आस्ता पानी के अंदर चला जाऊँ। इसी तरीके से अगर मैं किसी गैदरिंग में जाने से डरता हूँ, लोगों से डरता हूँ, पहले मैं उनके बारे में किसी एक आदमी से बात कर लूँ, मुलाकात कर लूँ, फिर दूसरे ज़्यादा लोगों से कर लूँ, फिर इस तरह करते करते फिर ग्रुप से करूँ और फिर उस गैदरिंग में चला जाऊँ। तो ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है। फिर एक टेक्निक जो है कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरापी है। वो जो ज़हनी जो कोऑर्डिनेटिव डिस्टॉर्शन है
उसकी जो ज़हनी इंतशार है उसको बेहतर करने के लिए एक टेक्निक है जो ऑलरेडी आप जो है वहाँ बुक्स जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी। उसमें ये रखें याद, ABCD and E। ए जो है वो कौन से हालात हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपके अंदर खौफ पैदा करते हैं, उनको लिख लें। वो कौन से असबाब हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं, उसको आप लिख लें। फिर आप भी उसके मुतल्लिक जो है वो जो इर्रेशनल बिलीफ हैं या इर्रेशनल थॉट्स हैं उनके ऊपर देखें कि वो कौन से गैर मंतकी ख्यालात हैं, अकायद हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, उनको देखें। फिर जब उनको देखेंगे तो आपको पता है कॉन्सीक स्टैंड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। फिर वहां देखें कि इसकी वजह से, गैर मंतकी ख्यालात की वजह से मेरी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और किरदारी तब्दीलियां क्या आती हैं, फिजिकल बॉडी में क्या तब्दीलियां आती हैं, मेंटल में क्या आती हैं, जो इमोशनल क्या आती हैं, बिहेवियर में क्या तब्दीलियां आती हैं। फिर उनको देखें। फिर आप डी स्टैंड फॉर डिस्प्यूट। फिर आप उन अकायद को चैलेंज करें जो अकायद आपके अंदर ये सबब बनते हैं आपकी मेंटल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर जो तब्दीलियों का सबब बनते हैं, उनको चैलेंज करें, उनको जो है उसको करें। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप, हर शहर में साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हर शहर में साइकाट्रिस्ट नहीं है। आप जो है, जो कुरान का है, वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कंसल्ट देम इन देयर अफेयर ऑफ वुमेन व्हेन यू हैव टेकन योर डिसीजन, पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, फॉर अल्लाह लव दोज़ हू पुट ट्रस्ट इन हिम। आपके महल्ले में, आपके एरिए में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे इल्म में भी बेहतर होंगे, आपसे अक्ल में भी बेहतर होंगे, आपसे किरदार में भी बेहतर होंगे। उनके साथ डिस्कस कर लिया करें जो है एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, यार ये चीज़ें हैं वो, मगर जहन में सिर्फ चीज़ जो रखनी है, जिससे मशवरा करने लगे हो वो आपसे इल्म में बेहतर हो, आपसे अक्ल में बेहतर हो और आपसे किरदार में बेहतर हो। उससे मशवरा करें, ऑटोमेटिकली ई जो है वो उसका इफेक्ट आएगा, आपकी मुस्बत सोचें होंगी। ये जो फियर है वो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, फियर कन्वर्टेड इनटू फेथ। आपका फेथ दुरुस्त हो जाएगा, आपका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा और आप जो है इस नफ्सियाती प्रॉब्लम फियर से आपकी जान छूट जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।